आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिरकुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई सदमा लगा है और आपकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है तो आपको खुद को ढूंढना होगा। इस बुक के ऑथर रिचर्ड श्वार्ट्ज के हिसाब से सबसे पावरफुल टूल जो आपके पास हो सकता है वो आप खुद हैं। ये आपको एहसास करवाता है कि आप कौन हैं। ये एक बहुत अच्छा लीडर, एक कॉन्फिडेंट बहादुर साथी और एक भरोसेमंद पेरेंट होता है। आईएफएस या इंटरनल फैमिली सिस्टम्स मॉडल में खुद को समझना आपकी सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देता है। ये आपके पास्ट के सारे दर्द को ख़त्म कर देता है, आपको खुशी से भरे प्रेजेंट से जोड़ता है और आपको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाता है। तो चलिए खुद के बारे में, हमारे हिस्सों के बारे में और वो कैसे एक साथ जुड़ते हैं, अलग होते हैं और ठीक होते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। वेयर ऑल मल्टीपल। आमतौर पर माना जाता है कि हमारे पास एक माइंड और एक पर्सनैलिटी होती है। यही माइंड हमारे सारे इमोशंस और थॉट्स की वजह होती है। हमने इस नज़रिए पर कभी सवाल नहीं उठाया क्योंकि इसके अलावा कुछ और सोचना मुश्किल है। आईएफएस की शुरुआत साइकोथेरेपी प्रैक्टिस की तरह हुई थी, जिसे रिचर्ड श्वार्ट्ज ने जिन लोगों को सदमा लगा होता है उनका इलाज करने के लिए बनाया था। इसका मतलब है इंटरनल फैमिली सिस्टम्स। ये एक डेली प्रैक्टिस है जो लोगों को सिखाती है कि उन्हें अपने अंदर और बाहर के हिस्सों से कैसे जुड़ना चाहिए। आईएफएस इंसान को सेल्फ यानी जो वो है और उसके पार्ट्स यानी हिस्सों की तरह देखता है। सेल्फ यानी आप खुद एक लीडर होते हैं, जिसे आपके पार्ट्स का पेरेंट माना जाता है। आईएफएस में आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं, आपके पास बस सब माइंड के अलग अलग हिस्से होते हैं। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन पार्ट्स में से किसी पार्ट के खराब होने की वजह से ही होता है। इसमें एक साथ मिलकर एक इंसान को बनाने वाले पार्ट्स बनने के बजाय वे अलग अलग हो जाते हैं। एक समझदार इंसान के पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर वो जो है उसे बनाते हैं। ये पार्ट्स एक दूसरे से बात करते हैं और इसे ही हम थिंकिंग यानी सोचना कहते हैं। जब आप तय कर रहे होते हैं कि आपको क्या करना है, तब आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सी आवाज़ें एक दूसरे से बात कर रही है। आपका ज़्यादा समझदार हिस्सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करेगा, वहीं डरा हुआ हिस्सा आपको बचाने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक आवाज़ आपको हाँ बोलने के लिए कह रही है और दूसरी आवाज़ आपसे ना बोलने की मिन्नत कर रही है। हमारे पास बस एक माइंड और एक पर्सनैलिटी होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ऐसा मानने से हमें हमारे दूसरे पार्ट से डर लगने लगता है। हमारे एक ही माइंड को इन सभी अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करना होता है, इसलिए हम उन्हें नज़रअंदाज करना, उनसे लड़ना, शर्माना या उन्हें छुपाना चाहते हैं। कभी-कभी हम डिसिप्लिन में ना रहने की वजह से खुद से नफरत करने लगते हैं। अपने इनर पार्ट्स को रुकावट की तरह देखना ही इसकी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं पर आप डर रहे हैं, तो आप विल पावर की ताकत का इस्तेमाल करके अपने डर से निकलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप फेल हो जाते हैं और खुद को डरपोक बोलकर शर्मिंदा करते हैं, पर इससे भी काम नहीं बनता, तो आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, पर तब भी ये डर खत्म नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप तय कर लेते हैं कि पब्लिक के सामने बोलना आपके बस की बात नहीं है, इसलिए आप फ्यूचर में पब्लिक में बोलने वाले इवेंट्स को अवॉइड करते हैं और खुद को दूसरों से कम सक्सेसफुल महसूस करते हैं। आप एक के बाद एक करके सभी चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। फिर आप खुद को दूसरों से छुपा कर रखना और किसी और की तरह होने का नाटक करना चुनते हैं। आप ईमानदारी के साथ बने हुए रिश्तों को अवॉइड करते हैं क्योंकि आप जो हैं उस पर आपको शर्म आती है। ये एक ही माइंड होने के नज़रिए से होने वाला नुकसान है। जब हम अपने दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए विल पावर का इस्तेमाल करने पर ध्यान देते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है। हम किसी एक पार्ट को लीडर बना देते हैं। ये पार्ट हमारे अंदर का क्रिटिक बन जाता है जो हमारे बिलीव्स के खिलाफ आने वाले किसी भी थॉट या फीलिंग के लिए हमें शर्मिंदा महसूस करवाता है। हम बहुत डिसिप्लिन में रहने लगते हैं और बहुत से काम पूरे कर लेते हैं, पर हम हमारे दूसरे पार्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारे पुराने इम्पल्स जैसे कि गुस्सा, डर और चिंता, इन्हें कंट्रोल करने की नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए इन्हें दबा दें, पर कभी ना कभी ये बाहर आ ही जाते हैं। जैसे हम बहुत गुस्सा होने लगते हैं, हमें पैनिक अटैक्स आने लगते हैं या हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर हम अपने दूसरे पार्ट्स को समझ लेते तो ये सभी इतने ज़्यादा अग्रेसिव होकर बाहर नहीं आते।
हमें उनकी ज़रूरतों को सुनना होगा, उनका ख्याल रखना होगा और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। आप एक पेरेंट हैं और ये पार्ट्स आपके अंदर के बच्चे की तरह है। ये आपकी फैमिली है। कोई भी पार्ट बुरा नहीं है। हमारे अलग अलग पार्ट्स हमें बचाए रखना चाहते हैं। आप गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुद को नुकसान होने से बचाना चाहते हैं। आप काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि आप खुद को थकान से बचाना चाहते हैं। अगर हम इन पार्ट से बात नहीं करेंगे और उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हम खुद को दूसरे तरीकों से भी बचा सकते हैं, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रीम हिस्से जैसे कि बुलिमिक या सुसाइडल यानी हद से ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाना या सुसाइडल यानी मन में सुसाइड करने के ख्याल आना भी गलत नहीं है। अगर हम इनकी हिस्ट्री को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पार्ट्स हमें किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें ये कैसे करना चाहिए। पास्ट में आपको कोई सदमा लगा होता है और वही इन पार्ट्स को क्रिएट करता है यानी बनाता है। अगर हम इनसे शर्मिंदा होते हैं और इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वे कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर हम इनकी ज़रूरतों को समझ जाएं तो हम इन पार्ट्स को काम का बना सकते हैं। जैसे आपको नीचा दिखाने वाला पार्ट आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला पार्ट आपकी परवाह करने वाला पार्ट बन सकता है। आईएफएस हमें बताता है कि सारे पार्ट्स का आपके लिए इरादा अच्छा ही होता है, बस उनके पास कोई सीक्रेट दर्द भरी यादें होती हैं जिनकी वजह से वे ऐसे हो जाते हैं। अगर हम उनके दर्द को समझेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि हम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो वे हम पर विश्वास करने लगेंगे। वे हमें हमारी ज़िंदगी को हमारे कंट्रोल में रखने में मदद करेंगे। इसके लिए एक टेक्निक जिसे थेरेपिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है स्टेप बैक मेथड। जब कोई दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स एक दूसरे के खिलाफ हो तो पेशेंट को किसी एक पार्ट को पीछे हटने के लिए बोलना चाहिए ताकि वो एक बार में एक पार्ट पर ध्यान दे सके। आईएफएस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर इसे कर सकते हैं। फिर गहरी सांसें लीजिए और ध्यान दीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर ध्यान दीजिए और उससे कनेक्ट कीजिए। उस फीलिंग के रोल, कारण और ज़रूरतों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप अपने पार्ट्स को समझना सीखते हैं, आप देखेंगे कि एक पार्ट हमेशा सबसे ऊपर रहता है। जो आप हैं वो यही पार्ट है और इसे सेल्फ कहते हैं। कुछ पार्ट्स का सेल्फ के साथ अच्छा रिश्ता नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और अलग अलग पार्ट्स को पहचानते रहेंगे तो आप खुद के बारे में और सदमे से बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में बहुत कुछ जानने लगेंगे। वाई पार्ट्स ब्लेंड। कभी कभी हम नॉर्मल से अलग बिहेव करने लगते हैं। हमारी अलग ही पर्सनालिटी सामने आने लगती है। जैसे हम रोने लगते हैं, गुस्से में चिल्लाने लगते हैं या बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं और किसी पर हाथ भी उठा देते हैं। आईएफएस में इसे ब्लेंडिंग कहा गया है। जब आपका कोई पार्ट आपके सेल्फ के साथ ब्लेंड करता है यानी मिल जाता है तो आप जैसे अंधे से हो जाते हैं। ये पार्ट आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है। आप कुछ देर के लिए इस पार्ट की तरह ही हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के पार्ट्स के बारे में और वो सभी कैसे जुड़े हुए हैं इस बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि कुछ पार्ट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। वो आपके अंदर या बाहर की किसी वजह के कारण ट्रिगर होते हैं जिनके चलते वो एक्शन लेते हैं। वो हमें अपनी बात सुनने पर मजबूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमें बचाए रखना होगा, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसका अगला टाइप होता है एग्जाइल्स। इन्हें चोट पहुंचने से पहले ये पार्ट बहुत ही मज़ेदार और अच्छे हुआ करते थे। ये छोटे बच्चों की तरह होते हैं, जैसे वो मासूम, खुश और एनर्जी से भरे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। जब हमें चोट पहुंचती है तो सबसे ज़्यादा दर्द इन्हें ही होता है। जब इन हिस्सों को सदमा लगता है तो वो उस दर्द भरी याद के साथ ही रुक जाते हैं। ऐसा होने के बाद वो एंजॉय करना बंद कर देते हैं। उन्हें चोट लगी होती है और वो काफ़ी डर जाते हैं। जब उन्हें ट्रिगर मिलता है तो वो उस बुरी याद को फिर से जीने लगते हैं, जैसे कि हम एक दिन भी बड़े न हुए हों। हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता और किसी को हमारी परवाह नहीं है। जब एक्साइल्स कंट्रोल करने लगता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम मर रहे हैं। इस दर्द को सहना बहुत मुश्किल होता है। हम में से कुछ लोग अपने बचपन के सदमों को याद करते रहने की वजह से कई दिनों तक बेड से उठते ही नहीं हैं। इसलिए हम उन्हें दफनाने का फैसला करते हैं। हमें लगता है कि इस दर्द से बचने के लिए हमें उन घायल बच्चों को छुपाना होगा। सिर्फ एक माइंड से सोचने वाला नज़रिया हमें सिखाता है कि हमारे जिन हिस्सों में चोट लगी है उन्हें हमें अनदेखा कर देना चाहिए।
अब हम बड़े हो गए हैं और हमारे पास उस दर्द और सदमे को याद करने के लिए समय नहीं है। पर ये तरीका मदद नहीं करता है। अगर आप एक्साइल्स को खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे तो उन्हें दर्द होता रहेगा। जब भी हमें ट्रिगर मिलेगा तब वो हमें वापस पास्ट की तरफ खींचते रहेंगे। इसके बजाय हमें इन छोटे बच्चों को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। हमें इन्हें फिर से जीना सिखाना होगा। हमें लाइफ के प्रति उनकी खुशी, शरारत और प्यार को एंजॉय करना होगा। अगला टाइप है मैनेजर्स। ये हमारे इनर क्रिटिक यानी हमें अंदर से नीचा दिखाने का काम करते हैं। जब कुछ ऐसा होता है जिससे ट्रिगर मिले तब मैनेजर्स हमें नीचा दिखाते हैं और हमें ऐसे मैनेज करते हैं जैसे कोई पेरेंट या टीचर करता है। मैनेजर्स हमें अगली बार और भी ज़्यादा कोशिश करने के लिए मजबूर करते हैं। ये एक्साइल्स को बाहर आने को कंट्रोल करके या उनसे अलग करके भी कंट्रोल करते हैं। मैनेजर्स एक तरह से प्रोटेक्ट करने वाले हिस्से होते हैं। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले लेते हैं। पर याद रखें कि सारे हिस्से वो बच्चे हैं जिन्होंने बढ़ने से मना कर दिया है। मैनेजर्स भी बच्चे होते हैं, वो इतने मैच्योर नहीं होते कि हमें मैनेज कर पाएं। आईएफएस में इन्हें पेरेंट की तरह बिहेव करने वाला बच्चा कहा जाता है। मैनेजर्स हमेशा थके हुए रहते हैं। वो हर समय काम करते रहते हैं। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा किसी बड़े आदमी का ध्यान रख रहा है, तो उस बच्चे को कैसा महसूस होगा? हमारे अंदर के ये बच्चे दुनिया को हमारे लिए सेफ बनाने की कोशिश करते रहते हैं और हमारे एक्साइल्स को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल करते हैं। उनका मानना होता है कि हमें रडार के अंदर रहना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा सेफ है। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन में छुपाकर हमें कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। आखिरी टाइप है फायर फाइटर्स। ये एक्साइल्स की लगाई हुई आग को बुझाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब हम ट्रिगर होते हैं और एक्साइल्स कंट्रोल ले लेते हैं तब फायर फाइटर्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। दर्द की तरफ से हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम कोई दवाई खा सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बार जब फायर फाइटर्स किसी ऐसे सॉल्यूशन को ट्राई कर लेते हैं जो काम का होता है, तो वो आपको उसकी आदत लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि इस एडिक्शन से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैनेजर्स भी मानते हैं कि वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। लोग अच्छे से और डिसिप्लिन में रहने के लिए आपकी तारीफ भी करते हैं। आपको गर्व महसूस होता है क्योंकि आपके एक्साइल्स को कंट्रोल करने के लिए आपके फायर फाइटर्स आपके मैनेजर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। पर ऐसा कब तक चलेगा? ये हिस्से नहीं बताते हैं कि आप कौन हैं। याद रखें कि इन हिस्सों ने ये रोल तब लिए थे जब आप छोटे बच्चे थे। दिक्कत यह है कि आपने इन हिस्सों को और इनकी टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो अब समय है कि ये आपके साथ साथ ग्रो करें। किसी भी हीलिंग एक्सरसाइज को ट्राई करने से पहले आपके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स की परमिशन होनी चाहिए। ये पार्ट्स बहुत लंबे समय से एक ही सिस्टम के मैप को फॉलो कर रहे हैं और आप इसे एक रात में नहीं बदल सकते हैं। 4 साल पहले मोना नाम की एक पेशेंट का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पता चला कि वो एक बाइपोलर पेशेंट है। वो इसे कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयां ले रही थी। मोना बिल्कुल ठीक थी, वो लाइफ में सक्सेसफुल थी, पर फिर भी वो डरी हुई थी। वो हमेशा अगले मेंटल ब्रेकडाउन का इंतजार करती रहती थी। वो सोचती थी कि क्या आईएफएस सच में उसे ठीक होने में मदद कर पाएगा। उसने अपनी थेरेपिस्ट बॉब के सामने रिचर्ड श्वार्ट्ज से बात की। रिचर्ड ने मोना को अपने बॉडी में दर्द कहाँ हो रहा है ये ढूंढने के लिए कहा। उसे दर्द अपने सीने में महसूस हो रहा था। तब वो उस पल में वापस चली गई जब उसे साइक वार्ड में ले जाया गया था। वो अपने लिए बुरा महसूस कर रही थी और खुद को गले लगाना चाहती थी। रिचर्ड ने उसे साइक वार्ड में किसी औरत को गले लगाने के लिए कहा और उसने ऐसा ही किया। अचानक से मोना को नींद आने लगी और उस समय वो बात नहीं करना चाहती थी। जिस हिस्से को नींद आ रही थी उससे रिचर्ड ने पूछा कि वो क्यों नहीं चाहता था कि मोना बात करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पार्ट को डर था कि मोना को फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा। रिचर्ड ने इस प्रोटेक्टिंग वाले हिस्से को भरोसा दिलाया कि वो मोना को हैंडल कर सकते हैं, वो उसे सेफ रखेंगे। तब मोना ने बात करना शुरू किया और उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अंधेरे गड्ढे में है और एक हाथ उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जब उसने उस हाथ को पकड़कर खींचा तो उसने खुद को एक 4 साल की बच्ची की तरह देखा। कुछ हिस्सों को अलग करने के बाद और उन्हें पीछे हटने के लिए बोलने के बाद मोना को याद आया कि जब वो 4 साल की थी तब उसकी फैमिली के साथ रहने आए एक यंग लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की थी।
तब उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि अगर कोई लड़का उसे छूता है तो ये हमेशा उसकी खुद की गलती होगी। वो तब से ही डिप्रेस्ड रहने लगी थी। रिचर्ड ने मोना को उस छोटी सी बच्ची को गले लगाने और उसे प्यार करने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया और इससे उसे आराम महसूस होने लगा। कुछ घंटों बाद रिचर्ड को बॉब का कॉल आया कि मोना को सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं। मोना की रक्षा करने के लिए 3 फायर फाइटर्स थे जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, स्लीपी, मैनिक और सुसाइडल पार्ट। भले ही रिचर्ड ने सभी अलग अलग पार्ट से उन्हें संभालने की परमिशन ली थी, पर यह दर्द बहुत गहरा था। हो सकता है कि वो छेड़छाड़ वाली बात गलत हो, पर आईएफएस में ये मायने नहीं रखता है। इसका गोल ठीक करना है, ना कि सवाल। रिचर्ड ने मोना की सुसाइडल पार्ट को जानने के लिए उसके साथ काम किया। ये हिस्सा मोना को दोष देता रहता था और उसे कमज़ोर और बेवकूफ़ कहता था। इस हिस्से ने मान लिया था कि सिर्फ मौत ही मोना के दर्द को खत्म करने का तरीका है। रिचर्ड के इस हिस्से से बात करने के बाद वो शांत हो गया और उसमें हमदर्दी जाग गई। इन हिस्सों पर काम करने के लिए टाइम, पेशेंस और करेज की ज़रूरत होती है। जिस सिस्टम से आपकी पूरी ज़िंदगी चली आई है, आप उसे एक रात में नहीं बदल सकते हैं। इन हिस्सों को समझकर और इन्हें सेफ फील कराकर ही आप ग्रो कर सकते हैं। अब आपको अलग अलग टाइप के पार्ट्स के बारे में पता है। आप अपने खुद के पार्ट्स के सिस्टम का मैप बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कैसे जुड़ते हैं, अलग होते हैं और ठीक होते हैं। हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। साइकोथेरेपी हमें हमारे पार्ट से डरना सिखाती है। हमने कुछ पार्ट्स की एक्सट्रीम बिहेवियर के हिसाब से खुद को जज करना सीख लिया है। जैसे अगर हमें पैनिक अटैक की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं और हमें मदद की ज़रूरत है। आईएफएस में ये पार्ट्स हम जो हैं उसे नहीं दिखाते हैं। ये किसी मेंटल या फिजिकल बीमारी के सिम्टम नहीं होते हैं। ये बस हमें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लोग हैप्पी, प्यारे और शांत माहौल वाली फैमिली में पले बड़े होते हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वे अपने पार्ट्स को किसी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं देखते हैं। उनके सभी पार्ट्स शांति से एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो सेल्फ से जुड़े होते हैं। इन पार्ट्स को कभी कोई बहुत बड़ा सदमा नहीं लगा होता है, इसलिए वो आज भी अपने नेचुरल और इफ़ेक्टिव रोल में काम कर रहे होते हैं। इंटरनल फैमिली सिस्टम्स का गोल है इन पार्ट्स को उनके प्रोटेक्टिंग वाले रोल से फ्री करके उन्हें वापस उनके नेचुरल स्टेट में लाना। इसका गोल है हमारे पार्ट्स को फिर से सेल्फ पर भरोसा दिलाना। जब सेल्फ हमें लीड करता है तो हमारा अकेलापन, शर्म, एंग्जाइटी और हर नेगेटिव इमोशन जो प्रोटेक्टिंग वाले पार्ट्स की वजह से था, सब खत्म हो जाता है। इसलिए आईएफएस में हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हील करने का मतलब है उस पार्ट को ठीक करना, यानी उन्हें बचाना। हमारे पार्ट्स को हील करने का मतलब है हमारे अंदर के सिस्टम के बीच एक साथ काम करने की इच्छा लाना। जो पार्ट ठीक हो जाते हैं वो गायब नहीं होते, वो फिर से एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक हैप्पी सिस्टम बनाते हैं। जैसे जब आप एग्जाइल को ठीक कर देते हैं, तब आप उसे फिर से जीना सिखा देते हैं। उसे छुपाकर रखने और उसके रोल को दबाने के बजाय आप उसके पास्ट को हील करते हैं और उसे नई जिम्मेदारियां देते हैं। जब आप इन पार्ट्स को हील कर देते हैं तो आपको आपकी एनर्जी वापस मिल जाती है। खुद को प्रोटेक्ट करके रखने और एग्जाइल्स को कंट्रोल करने के बजाय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने पर ध्यान देते हैं। चेरल को उसके बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए प्रपोज किया था, पर वो खुश होने के बजाय डरी हुई थी। वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी, पर उसके डर ने उसे अपने फैसले पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगी कि शायद कुछ रेड फ्लैग्स थे जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। शायद उसके अंदर की फीलिंग उसे इस रिश्ते से बचाने की कोशिश कर रही थी। चेरल ने रिचर्ड श्वार्ट्ज से बात की। उन्होंने उसे उसके डर पर ध्यान देने के लिए कहा। शुरुआत में ये मुश्किल था क्योंकि उसके पार्ट्स उसे उसके डर तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। जब ये पार्ट्स पीछे हट गए, तब चेरल ने खुद से पूछना शुरू किया कि वो डर क्यों रही थी। वो अपने इस पार्ट को समझना चाहती थी। चेरल को अपने शराबी पिता और उनके द्वारा पहुंचाई गई चोट याद आई। चेरल ने खुद को एक छोटी बच्ची की तरह देखा जो अपने पिता के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई थी। उसी समय ये डरने वाला पार्ट क्रिएट हुआ था। इस पार्ट ने चेरल को फिजिकल चोट पहुंचाने वाले लोगों से बचाने की जिम्मेदारी ले ली थी। फिर चेरल ने आराम से सोचा। उसका डर पीछे हट गया और अब वो उस छोटी बच्ची को ठीक करने पर काम कर सकती थी। चेरल को उस छोटी बच्ची के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ और वो रोने लगी। रिचर्ड ने चेरल को उस छोटी बच्ची की तरफ प्यार दिखाने के लिए कहा।
चेरिल ने अपने बचपन के रूप से बात की और उसके डर को समझने की कोशिश की। उस छोटी बच्ची ने चेरिल को उसके मारने पीटने वाले पिता के बहुत बुरी यादें दिखाईं। इससे चेरिल ने बहुत ज्यादा डर और एंग्जाइटी महसूस की। फिर चेरिल ने उस छोटी बच्ची को उस दर्दनाक सिचुएशन से बाहर निकाला। वो छोटी बच्ची अब चेरिल के साथ घर पर थी, दोनों सेफ थे। चेरिल ने इस डर के कारण बने हुए पार्ट्स को ये दिखाया कि वो अब सेफ है, अब उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब बड़ी हो चुकी है और खुद को संभाल सकती है। चेरिल और रिचर्ड ने कुछ पार्ट्स को हील करने पर काम किया और फिर चेरिल ने खुशी खुशी अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। आईएफएस में पार्ट्स को हील करने पर काम करना खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप इसे अकेले में प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इमोशन को ट्रिगर कर दें जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हीलिंग किसी प्रोफेशनल की मौजूदगी में या कम से कम किसी ऐसे दोस्त की मौजूदगी में सबसे अच्छे से होती है जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब आप एग्जाइल्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स पैनिक हो जाएं और ओवर रिएक्ट कर दें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें खत्म किया जा रहा है। इसलिए हीलिंग शुरू करने के लिए प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स से परमिशन लेना ज़्यादा सेफ होता है। फिर आपको उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आप उन्हें खत्म नहीं कर रहे हैं, आप बस उन्हें ज़्यादा वैल्यू देने के लिए ठीक कर रहे हैं। जो हिस्से ठीक हो चुके होते हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां देनी चाहिए। आप अपने इनर क्रिटिक वाले पार्ट को एक अच्छे एडवाइज़र में बदल सकते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकें। जो पार्ट आपको सबसे छुपकर रहने पर मजबूर करता था, उसे आपको हिम्मत से आगे बढ़ाने वाला पार्ट बना दीजिए। आप ये नहीं जान सकते कि हीलिंग के बाद क्या बदलाव आएंगे, पर एक चीज़ जो आपको पता होगी वो ये कि आप पहले से ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी पाएंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे। आप खुद ही अब खुद को आगे का रास्ता दिखाएंगे। जब सेल्फ लीडर बन जाएगा तो आप खुद में नई क्वालिटीज़ देखेंगे। आप पहले से ज़्यादा शांत, कॉन्फिडेंट, दयालु, क्रिएटिव और हिम्मत वाले हो जाएंगे। आपको आपके पर्पस के बारे में भी साफ साफ पता होगा और आप अंदर और बाहर से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि कुछ क्वालिटीज़ दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ लगभग हमेशा दूसरे पार्ट्स के साथ जुड़ा रहता है। आप जितना ज़्यादा इन हिस्सों को हील करने पर काम करेंगे, सेल्फ को उतना ज़्यादा लीडर बनाते जाएंगे। आप अपने घायल पार्ट्स की तरह नहीं हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। द सेल्फ इन एक्शन। जो चीज़ एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से चाहिए होती है, वही चीज़ हमारे पार्ट्स को हमसे चाहिए होती है। आप एक पेरेंट हैं और आपके ये पार्ट्स आपके बच्चे हैं। जब आप इन्हें हील करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं, तब आप एक हेल्दी और हैप्पी लीडर बनते हैं। सेल्फ जब आपका लीडर होगा तो आपके अंदर और बाहर दोनों लाइफ बदल जाएगी। जब आप सेल्फ के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आप बिना सोचे ही अपने दूसरे पार्ट्स की भी परवाह करने लगते हैं। आपको उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि इतने सालों तक आपको बचाए रखने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर आपको उस सदमे से बाहर निकालने के लिए उन्हें सही बात नहीं सिखाई गई। आपको उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा और ठीक होने में उनकी मदद करनी होगी। आप अपने सेल्फ पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसका जन्म ही एक बहुत अच्छा लीडर बनने के लिए हुआ है। जब सेल्फ आपका लीडर बन जाता है तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। अब आपको बचाने की जिम्मेदारी आपके पार्ट्स की नहीं होती। इसके बजाय वो आपकी दूसरी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगते हैं, जैसे कि मौज मस्ती करना और आपको खुश रखना। जब एग्जाइल्स लीडर होते हैं तब वो आपको बचाने के लिए और अच्छा महसूस करने में मदद करने के लिए एक्सटर्नल यानी बाहरी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो उस हिस्से की तरह हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे में आप उस इंसान से जुड़ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी वही रोल निभाए जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स निभाते हैं। लेकिन लोग हमेशा ही निराश करते हैं। अपने आप से ज़्यादा कोई भी दूसरा इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। आप किसी दूसरे पर विश्वास क्यों करते हैं जब आपके साथ सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि आप खुद हैं? सेल्फ के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। सेल्फ के लीडर होने का मतलब है पेशेंस रखना, लगातार डटे रहना, प्रेजेंट में रहना, मस्ती करना और एक नज़रिए के हिसाब से रहना। सेल्फ में प्रेजेंट रहने से आपको लोगों के एक्साइल और उनके प्रोटेक्ट करने वाले हिस्सों से आगे देखने में मदद मिलती है। आप किसी इंसान को उसके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हिस्से के हिसाब से डिफाइन नहीं करते हैं। आपको उनके जख्मों पर दया आती है, इसलिए आप किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। आप बस खुद को और अगर हो सके तो दूसरों को हील करना चाहते हैं। इंटरनल फैमिली सिस्टम सबसे ज़्यादा कपल्स की मदद कर सकता है।
ईथन और सारा ने आईएफएस के बारे में पढ़ा था, पर उन्होंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया था। उन्होंने मदद के लिए रिचर्ड श्वार्ट्ज को बुलाया। ईथन का एक हिस्सा था जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ इनजस्टिस कहा जाता था। ये हिस्सा दुनिया में अन्याय को सपोर्ट करने वाले किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ईथन को तब चिंता होने लगी जब इस हिस्से ने सारा पर हमला कर दिया, जिसे वो दिलो जान से चाहता था। सारा एक बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती थी क्योंकि अब उनकी फैमिली में 4 लोग हो गए थे, पर ईथन ने मना कर दिया क्योंकि उसे बेघर लोगों के लिए बुरा लगता था। बहुत ज़्यादा खराब हालत में रह रहे लोगों के मुकाबले एक छोटा घर होना भी बड़ी बात थी। जब किसी दूसरे को सोने के लिए बिस्तर भी ना मिल रहा हो, तब एक बड़ा घर खरीदना उसे सही नहीं लग रहा था। ईथन और सारा लगातार ऐसी ही बातों को लेकर लड़ते रहते थे। फिर दोनों ने ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें एक दूसरे को चोट पहुंचाना पसंद नहीं था। पर क्योंकि उन्हें आईएफएस के बारे में पता था, तो उन्हें समझ आ गया कि ईथन में एक ऐसा पार्ट है जिस पर काम करने की जरूरत है। ईथन अपने इस गुस्से वाले हिस्से पर काम करने के लिए मान गया। वो वापस उस समय में गया जब वो छोटा बच्चा था। एक शराबी ड्राइवर ने उसके पिता को टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता के जाने के बाद हर कोई ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस हादसे से जितना फर्क उसे पड़ा था, उतना उसकी माँ और भाई को नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स ने भी उसे नहीं समझाया था। उस घटना के बाद वो हर किसी से और हर चीज से नफरत करने लगा था। अपने पिता की मौत के लिए ईथन खुद को दोष देता था। उस रात उसके पिता उसके साथ बैठकर बास्केटबॉल का गेम देखना चाहते थे, पर ईथन ने अपने दोस्तों के साथ आर्केड जाने का फैसला किया। अगर ईथन उनके साथ रुकने के लिए मान गया होता, तो उन्हें अकेले दूसरे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ईथन दुनिया को एक अन्याय से भरी जगह की तरह देखता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि दुनिया में हो रहे सारे अन्याय को ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी है। इस हिस्से को हील करने के लिए काम करने के बाद ईथन शांत रहने लगा। उसने जाना कि दूसरों के खिलाफ काम करने के बजाय उनके साथ काम करके भी न्याय मिल सकता है। सारा की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस पर उसने काम किया। अगर इस कपल को आईएफएस के बारे में पता नहीं होता और उन्होंने अपने इन पार्ट्स को ठीक नहीं किया होता, तो शायद उनका परिवार टूट जाता। जैसा कि आपने ईथन की कहानी से सीखा, दुनिया के लिए उसका गुस्सा उसकी पर्सनालिटी की कमी की वजह से नहीं था। वो जन्म से ही वैसा नहीं था। हम सभी जब पैदा होते हैं तब खुश और प्यारे होते हैं। जिंदगी में लगी अलग अलग चोट हमारे अलग अलग पार्ट्स को क्रिएट करती है। हीलिंग का मतलब होता है सेल्फ को लीडर बनाना। जब सेल्फ एक्शन लेता है तो आपको अपने लिए और दुनिया के प्रति खुला खुला महसूस होता है। आप कोई भी जजमेंट या अफसोस महसूस नहीं करते हैं। आप बस एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विजन और पर्पस। सेल्फ के लीडर बनने से आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसका एक फायदा है जिंदगी को क्लैरिटी के साथ जीना। जब आपको प्रोटेक्ट करने वाले हिस्से आपको रोकते नहीं हैं, तब आपको एक नया नजरिया मिलता है और आप अपने असली पर्पस को पहचान पाते हैं। आपके गोल्स आपको प्रोटेक्ट करने वाले हिस्सों के गोल्स से अलग होंगे। आपको प्रोटेक्ट करने वाले हिस्से बस आपको सेफ रखना चाहते हैं। जो भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ये आपको उन्हें मना करने या अवॉइड करने पर मजबूर कर देते हैं। या आपको आपके पुराने दर्द भरी यादों में फंसा कर रखते हैं। अपनी जिंदगी को खुलकर जीने के बजाय आप शर्म, अकेलेपन, डर और दर्द को अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं। आमतौर पर आपको प्रोटेक्ट करने वाले हिस्से खाना, सेक्स, शॉपिंग, मेडिटेशन, दवाइयाँ वगैरह जैसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हिस्से आपके ईगो को बढ़ावा देते रहेंगे और आपको ये मानने पर मजबूर करते रहेंगे कि आपको बस जिंदगी को काटना है, खुलकर नहीं जीना है। क्योंकि आप बचपन में सेफ नहीं थे, इसलिए आप अपने सबसे अच्छे हिस्सों को दफना देते हैं। जब आप अपने एक्साइल्स को हील कर लेते हैं, तो आप बदल जाते हैं। जिंदगी को सिर्फ काटने के बजाय आप पहले से ज्यादा सोशल रहने लगते हैं, मजे करते हैं और नेचर से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद आप अपने हिस्सों की इच्छाओं से नहीं, बल्कि अपने दिल से कंट्रोल होने लगेंगे। अब आपको दूसरों पर विश्वास करने या उनसे कनेक्ट करने में डर नहीं लगेगा। सेल्फ के लीडरशिप के बिना ये हिस्से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते। आपको अपने अंदर सब कुछ उलझा हुआ महसूस होता। कभी कभी कुछ हिस्से कंट्रोल लेकर आपका दिन खराब कर देते। दूसरे हिस्से आपको आपके अंदर की अच्छी चीज़ों को भूलने पर मजबूर कर देते। हो सकता है कि वो आपको ये मानने पर मजबूर कर दे कि आप मतलबी या बेवकूफ़ हैं। आपको सेफ रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप अपने इन हिस्सों के जैसे नहीं हैं। आपको खुद को पास्ट के सदमे से आज़ाद करना होगा और प्रेजेंट में जीना होगा। सेल्फ के लीडर होने और आपको प्रोटेक्ट करने वाले हिस्सों के लीडर होने के बीच के अंतर को देखने के लिए इस एक्सरसाइज को फॉलो करने की कोशिश करें। किसी ट्रिगर करने वाली मेमोरी या इंसान को याद करें जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं। फिर उस इंसान को एक कमरे में रख दें जिसमें शीशे की खिड़की हो।
बाहर से उस इंसान को देखें और अपनी प्रोटेक्ट करने वाले हिस्सों को समझाएं कि वे आपको उस इंसान का सामना सेल्फ के जरिए करने दें। विश्वास रखें कि आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, पेशेंस रखने वाले, शांत और हिम्मत वाले इंसान हैं। सेल्फ इस इंसान को आसानी से संभाल सकता है। आपको प्रोटेक्ट किए जाने की जरूरत नहीं है। अब सोचें कि सेल्फ की सारी अच्छी क्वालिटीज के जरिए आप इस ट्रिगर करने वाले इंसान का सामना कैसे करेंगे। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। किसी भी चीज से आपको चोट नहीं पहुंचेगी। जब सेल्फ आपका लीडर होता है तो आपको समझ आता है कि दूसरे लोग आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उनके एक्शंस उनके पास्ट के दर्द के रिजल्ट होते हैं। इस बात को साफ साफ समझने के बाद जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं उनके प्रति भी आपको दया महसूस होगी। कभी कभी सेल्फ नेचुरली लीडर बन जाता है। जब आप फ्लो के स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं तो किसी एक काम में आपका मन पूरी तरह लग जाता है और आपको बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। आप बाहर से रिवॉर्ड नहीं ढूंढते हैं क्योंकि उस काम को करने से ही आपको खुशी मिलती है। फ्लो का स्टेट तब होता है जब आपके सारे हिस्से एक साथ एक गोल की तरफ काम करते हैं। आपके अंदर कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ फोकस और क्लैरिटी होता है। हमारे जुड़े हुए हिस्सों की वजह से बहुत कम बार हम फ्लो में रह पाते हैं। आप जितना ज्यादा अपने हिस्सों को हील करते हैं और उन्हें काम करने की जिम्मेदारियां देते हैं, उतना ज्यादा आप सेल्फ तक पहुंचते हैं और फ्लो में रह पाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।